अगर सिर्फ 30 दिन तक मास्टरबेशन रोक देने से शरीर की सारी गड़बड़ियां ठीक हो जाती तो मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और शास्त्र तीनों को दशकों की रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच ये है कि मानव शरीर कोई स्विच नहीं है जिसे एक महीने में ऑन ऑफ किया जा सके, और जो लोग एक महीने में सब ठीक का दावा करते हैं वे न शरीर की जैविक समय रेखाओं को समझते हैं, न मन के न्यूरो मैकेनिज्म को। वीडियो लास्ट तक देखना अगर अच्छे से समझना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टरबेशन को एक निश्चित अवधि तक, विशेष रूप से एक महीने तक पूरी तरह रोक देने से शारीरिक, हार्मोनल या प्रजनन स्वास्थ्य में निर्णायक सुधार हो जाता है। ये धारणा आज के डिजिटल युग में व्यापक रूप से प्रचारित की जा रही है, जबकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस दावे को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं देता। पुरुष प्रजनन प्रणाली में स्पर्म उत्पादन की प्रक्रिया, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, एक जटिल और बहुस्तरीय जैविक क्रम है जिसमें स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाओं का विभाजन, मियोसिस द्वारा जेनेटिक पुनर्संयोजन और एपिडिडिमिस में स्पर्म का परिपक्व होना शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया को औसतन 64 से 72 दिनों का समय लगता है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ ये है कि शरीर में स्पर्म की गुणवत्ता, संख्या, डीएनए अखंडता या हार्मोनल संतुलन में कोई भी वास्तविक और स्थायी परिवर्तन कुछ हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों में ही संभव होता है। इस जैविक समय रेखा को ध्यान में रखे बिना ये मान लेना कि केवल 30 दिनों का पूर्ण एब्स्टिनेंस शरीर को रीसेट कर देगा, वैज्ञानिक दृष्टि से अव्यावहारिक है। क्लिनिकल और ऑब्जर्वेशनल अध्ययनों में यह पाया गया है कि एब्स्टिनेंस की अवधि सीमेन पैरामीटर्स को प्रभावित करती है, लेकिन ये प्रभाव न तो रैखिक होता है और न ही सार्वभौमिक। कुछ शोधों में यह देखा गया है कि लंबे एब्स्टिनेंस अंतरालों से सीमेन वॉल्यूम और स्पर्म काउंट में वृद्धि हो सकती है, पर उसी समय स्पर्म मोटिलिटी में गिरावट और डीएनए फ्रैगमेंटेशन में वृद्धि भी देखी गई है, जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल मानी जाती है। यही कारण है कि व्यावहारिक चिकित्सा और प्रजनन विज्ञान में सीमेन एनालिसिस के लिए 2 से 7 दिनों के एब्स्टिनेंस को ही मानक माना जाता है, क्योंकि ये अवधि विभिन्न पैरामीटर्स के बीच संतुलन प्रदान करती है और अत्यधिक एब्स्टिनेंस से उत्पन्न विकृतियों से बचाती है। हार्मोनल दृष्टि से भी लंबे एब्स्टिनेंस को लेकर कई अतिरंजित दावे किए जाते हैं, विशेषकर टेस्टोस्टेरॉन के संदर्भ में। उपलब्ध शोध ये संकेत करता है कि एब्स्टिनेंस के दौरान टेस्टोस्टेरॉन में कुछ अस्थायी उतार चढ़ाव या अल्पकालिक स्पाइक्स देखे जा सकते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों का दीर्घकालिक शारीरिक प्रदर्शन, मांसपेशियों का विकास या यौन क्षमता पर निर्णायक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है। इसके विपरीत नियमित शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और तनाव नियंत्रण को टेस्टोस्टेरॉन संतुलन के लिए कहीं अधिक प्रभावी और सुसंगत कारक माना गया है। न्यूरोबायोलॉजिकल स्तर पर मास्टरबेशन और यौन व्यवहार मस्तिष्क के डोपामिनिक रिवॉर्ड सिस्टम से गहराई से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी आदत को अचानक, पूर्ण रूप से और अक्सर अपराध बोध या भय के साथ रोक देता है, तो मस्तिष्क के रिवॉर्ड प्रिडिक्शन मैकेनिज्म में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेविंग, इंट्रूसिव सेक्सुअल थॉट्स, चिड़चिड़ापन, नींद विकार और कई मामलों में रीबाउंड कंपल्सिव बिहेवियर देखा जाता है। व्यावहारिक विज्ञान में इस घटना को सप्रेशन इंड्यूस्ड रीबाउंड कहा जाता है, और यही कारण है कि आधुनिक सेक्सोलॉजी अचानक सेसेशन के बजाय ग्रेजुअल फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन को अधिक सुरक्षित और दीर्घकालिक रूप से प्रभावी रणनीति मानती है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मास्टरबेशन को एक महीने तक पूरी तरह रोकने के दावे जैविक समय रेखाओं और न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र धातु को सप्त धातुओं की अंतिम अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है और इसे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा, बल और ओज का भौतिक आधार माना गया है। किंतु ये समझना आवश्यक है कि आयुर्वेद शुक्र को केवल संचय की वस्तु के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसके निर्माण, संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग तीनों को संतुलन के सिद्धांत से जोड़ता है। चरक और सुश्रुत परंपरा में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि शुक्र का अत्यधिक क्षय शरीर को दुर्बल करता है, परंतु उसी प्रकार शुक्र का बलपूर्वक दमन भी दोषजनक माना गया है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं वात और पित्त दोष को बढ़ा सकती हैं, जिससे मानसिक अस्थिरता, थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और काम इच्छा में विकृति जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। आयुर्वेद का समाधान केवल व्यावहारिक रोग में नहीं बल्कि एक समग्र जीवन शैली सुधार में निहित है, जिसमें आहार, निद्रा, विहार और मानसिक स्थिति सभी का समान महत्व है। इसी कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरा शुक्र क्षय या यौन कमजोरी की स्थिति में केवल एब्स्टिनेंस की सलाह नहीं देती, बल्कि शरीर को पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे जिंक, विटामिन बी समूह, विटामिन डी और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पर्याप्तता, साथ ही तनाव नियंत्रण और दिनचर्या सुधार पर बल देती है। ये दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयुर्वेद दमन नहीं बल्कि संतुलन को स्वास्थ्य का आधार मानता है।
शास्त्रीय दार्शनिक परंपरा में विशेषकर ब्रह्मचर्य की अवधारणा आधुनिक लोकप्रिय व्याख्याओं से मौलिक रूप से भिन्न है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन क्रिया का निषेध नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण और ऊर्जा का नियमन है। शास्त्रों में जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक आश्रम के लिए अलग अलग आचार निर्धारित किए गए हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति से पूर्ण त्याग की अपेक्षा नहीं की गई, बल्कि मर्यादित भोग, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मनियंत्रण को व्यावहारिक आदर्श माना गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शास्त्रीय दृष्टि में यौन ऊर्जा का प्रबंधन संदर्भ निर्भर है, न कि एक समान नियमों से बंधा हुआ। ऋषि परंपरा में ये चेतावनी भी निहित है कि बलपूर्वक दमन मन को विकृत कर सकता है और कामना को अवचेतन स्तर पर और अधिक सघन बना सकता है, जिससे व्यक्ति बाहरी रूप से संयमी दिखते हुए भी भीतर से अस्थिर और संघर्षग्रस्त हो सकता है। ये अंतर्दृष्टि आधुनिक मनोविज्ञान के निष्कर्षों से मेल खाती है, जहां अत्यधिक दमनकारी दृष्टिकोण को एंग्जाइटी, गिल्ट और कंपल्सिव पैटर्न से जोड़ा गया है। इस प्रकार आयुर्वेद और शास्त्र दोनों ही पूर्ण एब्स्टिनेंस को अपने आप में समाधान नहीं मानते, बल्कि संयम, पोषण और मानसिक अनुशासन के समन्वय को स्वास्थ्य का मार्ग बताते हैं। समकालीन समाज में मास्टरबेशन और यौन व्यवहार को लेकर 2 स्पष्ट अतियां दिखाई देती हैं। एक और अति उत्तेजना, पोर्नोग्राफी और आदत आधारित व्यवहार जो डोपामिन सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर शरीर और मन दोनों को थका देता है। दूसरी ओर भय आधारित पूर्ण एब्स्टिनेंस प्रयोग, जिन्हें अक्सर त्वरित समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन दोनों अतियों का साझा दोष ये है कि वे यौन स्वास्थ्य को एक जटिल, बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक आयामी समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सेक्स एजुकेशन शोध ये संकेत करते हैं कि यौन व्यवहार को लेकर अतिवादी संदेश, चाहे वे पूर्ण भोग को सामान्य बनाने वाले हों या पूर्ण दमन को महिमा मंडित करने वाले, दोनों ही दीर्घकालिक रूप से हानिकारक सिद्ध होते हैं। वर्तमान शोध का समेकित निष्कर्ष ये है कि यौन स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता का सुधार एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें आत्मावलोकन, अनुशासन और समय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों ने अपने व्यवहार को धीरे धीरे नियंत्रित किया, अपने जीवन में नियमित व्यायाम, बेहतर नींद और संतुलित आहार को शामिल किया और यौन व्यवहार को अपराध बोध के बजाय समझ के साथ देखा, उनमें दीर्घकालिक मानसिक स्थिरता और शारीरिक मनोलक्षण अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया है, बनिस्बत उन व्यक्तियों के जिन्होंने अचानक और कठोर निषेध का मार्ग अपनाया। ये निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करता है कि व्यावहारिक रेगुलेशन, न कि सप्रेशन, स्थायी सुधार का आधार है। अंततः विज्ञान, आयुर्वेद और शास्त्रीय दर्शन तीनों का साझा निष्कर्ष यही है कि मास्टरबेशन को 1 महीने तक पूरी तरह रोक देना अपने आप में न तो चिकित्सीय उपचार है और न ही आध्यात्मिक सिद्धि का मार्ग है। वास्तविक सुधार के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जैविक समय रेखाओं को समझे, मानसिक और शारीरिक भागों के बीच संतुलन बनाए और त्वरित कठोर उपायों के बजाय क्रमिक, विवेकपूर्ण और प्रमाण आधारित रणनीतियों को अपनाए। मानव स्वास्थ्य का प्रश्न नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि संतुलन, समझ और दीर्घकालिक अनुशासन का है। और यही वो बिंदु है जहां आधुनिक विज्ञान, आयुर्वेद और शास्त्रीय चिंतन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शक्ति और स्थिरता दमन से नहीं, बल्कि सूचित आत्मनियमन से उत्पन्न होती है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।